हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हमारी जो संविधान की सीरीज चल रही है उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे कि संविधान में निर्वाचन को लेकर क्या प्रावधान है, निर्वाचन आयोग के क्या क्या काम है और निर्वाचन आयोग में जो सुधार होते हैं उनसे कौन कौन सी समितियाँ संबंधित हैं, राजनीतिक दलों को कैसे मान्यता दी जाती है। ये सारी चीज़ों को बिल्कुल विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की नींव निर्वाचन से होती है। अगर निर्वाचन स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से नहीं होता है तो जनता को कभी भी निर्वाचन पे भरोसा नहीं होगा, और जो लोकतंत्र है जिसके लिए ये संसदीय व्यवस्था बनाई गई है उस पर जनता का भरोसा नहीं रहेगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो लोकतंत्र को बनाने के लिए एक ऐसी संस्था के गठन पर विचार किया जो लोगों का विश्वास बनाए रखें। सो निर्वाचन आयोग की नींव डली। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 का तक इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। और अगर इसके गठन की बात की कि किस दिन यह बना, तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उसके एक दिन पहले, इसलिए 25 जनवरी का जो दिन होता है वो हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये तो एक इसकी संवैधानिक स्थिति हो गई। इसमें आपको भाग 15 और आर्टिकल 324 बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब बात करते हैं गठन की बात कि कितने लोग इसमें होते हैं, कौन इसका गठन करता है। तो देखिए, अगर निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्याएँ बात करें तो मूल संविधान में जब निर्वाचन आयोग रखा गया तो वह एक सदस्यीय था। कहने का मतलब है कि उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, ठीक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ, 69 संविधान संशोधन हुआ 1989 में। ध्यान रखना, 69 संविधान संशोधन हुआ 1989 में। इस संविधान संशोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, जो वयस्क मताधिकार होता है, लोगों के द्वारा जो मत डालने की जो न्यूनतम आयु होती है वह संविधान में 21 वर्ष थी, ये आप सभी जानते हैं। और आज कितनी है? 18 वर्ष। तो कभी ना कभी इसको 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया होगा। और चूँकि वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मतदान जो है संविधान का आधार है, तो इसलिए उसमें के लिए एक संविधान संशोधन की भी आवश्यकता पड़ी होगी। तो यही वो संविधान संशोधन है 1989, जिसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए, मतदान की आयु 18 वर्ष हो गई। अब चूंकि जब मतदान की आयु 18 वर्ष हो गई तो लोगों की संख्या बढ़ गई होगी, मत देने वाले व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी क्योंकि आयु में कमी हुई। तब सरकार ने सोचा कि क्यों ना निर्वाचन आयोग के पास अब काम बढ़ गया है तो इसकी संख्या क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो सरकार ने 16 अक्टूबर को, ध्यान रखना, 16 अक्टूबर 1989, ठीक है, 16 अक्टूबर 1989। देखिए, ये आपको इससे रिलेट करना है, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1989 को सरकार ने राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया। मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो गया तो इसका बहुत विरोध हुआ। लेकिन वो जब 3 सदस्यीय हुआ तो उस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बने वो थे RVS पेरी शास्त्री। तो एक प्रश्न ये आ जाता है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जब निर्वाचन आयोग पहली बार बहुसदस्यीय हुआ, त्रिसदस्यीय बोले या बहुसदस्यीय बोले, अगर पहली बार निर्वाचन आयोग जब बहुसदस्यीय हुआ उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो RVS पेरी शास्त्री उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वो खुश हो गए, भैया उनको 2 और काम करने वाले मिल गए। लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ, और विरोध हुआ तो सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। 1990 में निर्वाचन आयोग को पुनः 1 सदस्यीय कर दिया गया। 1990 में निर्वाचन आयोग को पुनः 1 सदस्यीय कर दिया गया। अब चूंकि सरकार मानने वाली तो थी नहीं, मामला कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना जजमेंट दिया और उसने कहा कि सरकार को, राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय होगा यह तय करने का अधिकार है।
तो राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग अधिनियम 1993 पारित किया और 1993 में निर्वाचन आयोग को फिर से बहुसदस्यीय कर दिया गया। तो निर्वाचन आयोग 1993 में फिर से बहुसदस्यीय हो गया। उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो टी.एन. शेषन थे। तो दो बार, मतलब एक बार 1989 में आर.वी.एस. पेरी शास्त्री के समय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हुआ और दूसरी बार 1993 में टी.एन. शेषन के समय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हुआ। तो आपको दोनों 1989 और 1993 में जो निर्वाचन आयुक्त थे दोनों के नाम याद रखना है। फिर 1993 से लेकर अब तक जो निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय है। चलिए, निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था है, ये तो तय हो गया। अब निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? तो निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है और उसके दो और साथी हैं अन्य निर्वाचन आयोग, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर। वो मुख्य निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा और उनके आधार पर नियुक्ति करेगा। अब चूंकि निर्वाचन आयोग का काम है पूरे देश में, लोकसभा का चुनाव तो पूरे देश में होता है और हर राज्य की विधानसभा का चुनाव वो कराता है, तो निर्वाचन आयोग को उसके क्षेत्रों में भी तो प्रतिनिधि चाहिए उसका काम करने के लिए। तो प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो अन्य निर्वाचन आयोग, प्रादेशिक निर्वाचन, इनकी नियुक्ति। अब बात करते हैं कि क्या कोई योग्यता है। देखो, संविधान में इनकी योग्यता आयु के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ये प्रावधान संसद लेके आई थी। तो अब योग्यता की बात करें तो योग्यता ये है कि जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए वही योग्यता जो है निर्वाचन आयोग के लिए है। कार्यकाल 1972 तक निर्वाचन आयोग का कोई कार्यकाल नहीं था, इसलिए 1972 के पहले निर्वाचन आयोग 6 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के भी हो चुके हैं। तो लेकिन 1972 में निर्वाचन आयोग की जो अवधि है वो दो कैटेगरी में बांट दी गई। क्या कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनकी सेवा काल होगा 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु। कहने का मतलब हुआ या तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले। अगर 2 वर्ष के कार्यकाल बाद उनकी 65 साल के वो हो जाते हैं तो सेवा मुक्त हो जाएंगे, मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु। और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो आयु है वो 6 और 62 रखी गई है, मतलब 6 वर्ष का सेवा काल और 62 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए उसके हिसाब से उनको सेवा मुक्त किया जा सकता है। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है? जी हाँ, उन्हें पद से हटाने की वही व्यवस्था है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है। मतलब संसद के किसी भी सत्र में बिल लाइए, ठीक है, और बिल को विशेष बहुमत से, मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो अमूमन आपको 2/3 बहुमत याद रखना है। 2/3 विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना चाहिए और जैसे ही प्रस्ताव पारित हो गया तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको पद से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को। तो देखिए, इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह लेगा और उनको हटा देगा। इसके लिए संसद में प्रावधान लाने की जरूरत नहीं है। वेतन भत्ते उन्हीं को वही मिले जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिए जाते हैं। मतलब योग्यता, वेतन भत्ते और पद से हटाने की जो प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। कार्यकाल हम देख ही चुके हैं और संख्या इनकी निर्धारित राष्ट्रपति ही करता है। ये भी राष्ट्रपति अध्यादेश लेके आए थे पहली बार में। अब बात करते हैं, चलिए निर्वाचन आयोग बन गया हमारा, ठीक है, बहुसदस्यीय हो गया, संवैधानिक हो गया, सेवा शर्तें क्लियर हो गई, योग्यता क्लियर हो गई, कार्यकाल क्लियर हुआ। अब बात करते हैं काम की कि इनका काम क्या है। तो सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग का काम चुनाव कराना होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। अब बात उठती है कि चुनाव किस किस का कराता है। भैया, वो चुनाव कराएगा संसद के सदस्यों का पहली बार, राष्ट्रपति का दूसरी बार, उपराष्ट्रपति का तीसरी बार और राज्य विधान मंडलों का, मतलब विधानसभा और विधान परिषद का। मतलब बहुत सारा काम है। लेकिन एक बात एक स्टूडेंट के दिमाग में आई होगी कि जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं क्या यह वो कराता है कि नहीं कराता है? तो जी नहीं,
स्थानीय निकायों के जो चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल करता है। आर्टिकल 243 के उसके गठन की तो ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग का केवल एक ही काम है, स्थानीय निकायों को चुनाव कराना, जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, चुनाव कराता है किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडलों के सदस्य। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। अब ये परिसीमन क्या होता है? परिसीमन का मतलब होता है क्षेत्रों का निर्धारण। देखिए, भारत में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में सीटों का आवंटन है। जिस राज्य में ज़्यादा संख्या वहाँ ज़्यादा सीटें, लेकिन हर 10 वर्ष बाद जब जनगणना होती है तो संख्या तो बूस्ट हो जाती है, क्योंकि भारत के लोग जनगणना पढ़ाने में तो माहिर है और भारत की जनगणना बढ़ भी रही है। तो 10 वर्ष बाद जब जनगणना बढ़ जाती है तो उसमें सामाजिक और आर्थिक भिन्नता आ जाती है। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है? परिसीमन आयोग, जो संसद होती है वो परिसीमन आयोग का गठन करती है और परिसीमन आयोग का जो काम होता है वो जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसके आधार पर वो क्षेत्रों का पुनः निर्धारण करता है। तो हर 10 वर्ष बाद जो क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र जिन्हें हम बोलते हैं, उनका पुनः निर्धारण होता है। ये काम कौन करता है? परिसीमन आयोग। ठीक। मतदाता सूची तैयार करना, जिसे हम लोग वोटर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वोटर लिस्ट तैयार करने का काम भी चुनाव आयोग का होता है। अब वोटर लिस्ट में कौन व्यक्ति जाता है? वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वह वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज होगा और उसको जाति, धर्म या किसी और आधार पर, केवल उसे इन आधारों पर कि वो इस जाति का नहीं है, इस धर्म का नहीं है या इस मूल वंश का नहीं है या वो पुरुष या महिला नहीं है, इस आधार पर उसे वोटर लिस्ट में ना ही रखा जाएगा इन आधारों पर और ना ही उनको उससे वंचित किया जाएगा। ये आर्टिकल 325 कहता है। और राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दल होते हैं मान्यता प्राप्त होते हैं, कुछ राजनीतिक दल होते हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं होते। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपना एक स्पेसिफिक चुनाव चिन्ह रखने का अधिकार होता है और गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल होते हैं उनके चुनाव चिन्ह आपने देखा होगा, किताब है, चरखा है, चश्मा है, सूरज है, छिल्ली है, हंसिया है। इस प्रकार के उनके भिन्न भिन्न चुनाव चिन्ह मिलते हैं जिससे वो परेशान होते हैं। अगर वो राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो जाते हैं तो उनको एक स्पेशल चुनाव चिन्ह और मान्यता प्राप्त दर्जों को जो स्पेशल सुविधाएं मिलती हैं वो रखने का उनको अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन मान्यता कैसे मिलती है इसकी चर्चा अभी इसके बाद करेंगे कि मान्यता तो निर्वाचन आयोग देता है, लेकिन कैसे मान्यता मिलती है। ठीक है, तो निर्वाचन दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग। अर्ध न्यायिक कार्य। अर्ध न्यायिक का मतलब, न्यायिक का मतलब क्या होता है? जजमेंट देना, देखना कोई चीज़ सही है कि गलत, ये न्यायिक कार्य में आ जाते हैं। अब चूंकि अर्ध न्यायिक का मतलब है पूरा न्यायिक नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ परामर्श जरूर दे सकते हैं। अब क्या होता है? आर्टिकल 103 और 192 समझिए, महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन कठिन बनाना है परीक्षक को तो ये क्वेश्चन देता है कि चुनाव आयोग कौन से अर्ध न्यायिक कार्य करता है। तो आर्टिकल 103 कहता है कि यदि राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करना चाहता है कि भैया संसद का जो सदस्य है वो अयोग्य है कि योग्य है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद सदस्यों को कुछ आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है कि उन्हें 2 वर्ष या इससे ज़्यादा कोई सजा तो न मिली हो, या सती प्रथा या भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अनादर करने का उन पर आरोप तो नहीं लगा हो, उन्होंने अपनी संपत्ति का सही तरीके से ब्यौरा दिया कि नहीं दिया, व्यय का ब्यौरा दिया कि नहीं दिया। तो इस तरह के जो सवाल हैं उस पर जो निर्णय है वो राष्ट्रपति लेता है, लेकिन राष्ट्रपति वो निर्णय स्वयं नहीं लेता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है और उसकी दी हुई सलाह के अनुसार ही काम करते हैं। तो ये सलाह देना एक अर्ध न्यायिक कार्य हुआ कि नहीं हुआ? तो आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति और आर्टिकल 192 के तहत राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधित मामलों में चुनाव आयोग से क्या लेता है? परामर्श लेता है और ये परामर्श देता है और ये परामर्श मानना राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जरूरी है।
तो आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति परामर्श लेता है चुनाव आयोग से, और आर्टिकल 192 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता या अयोग्यता संबंधित मामलों में, तो ये उसका अर्धनैतिक काम है, इंपॉर्टेंट है। और एक प्रकार की अयोग्यता और होती है संसद सदस्यों में, यहाँ उसको भी क्लियर कर दें कि दल बदल के आधार पर, आपको पता है कि भारत में राजनीतिक सत्ता की इतनी कह सकते हैं लालच बढ़ गया है कि कोई भी दल है अगर उसको थोड़ा स्वार्थ उसका दिख रहा है या किसी राजनीतिक सदस्य का, तो दूसरे दल में तुरंत चला जाता है। और चुनावों के बाद तो सीजन आता है, एक आम का सीजन आता है और एक फसलों का सीजन होता है, इसलिए दल बदलने का भी सीजन होता है। चुनाव के पहले बहुत दल बदलते हैं लोग, तो दल बदल को रोका जाने के लिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उस 10वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान किए गए। तो वो 10वीं अनुसूची के तहत क्या कोई व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है, इसका भी निर्धारण होता है। लेकिन इसका निर्धारण, ध्यान रखना, इसका निर्धारण लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है दल बदल के आधार पर, और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करता है। तो दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष और सभापति करता है। और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में जो संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का संबंध होता है, उसका निर्धारण राष्ट्रपति 103 के तहत निर्वाचन आयोग की सलाह पर और राज्यपाल 192 के तहत निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए, निर्वाचन आयोग का काम हो गया, सारा मतदाता सूची तैयार कर ली, ठीक है, पोलिंग पार्टी तैयार कर ली, पुलिस सिक्योरिटी तैयार कर दी, सब तैयार कर दी। लेकिन चुनाव से सबसे स्टार्टिंग कदम क्या होता है? तो चुनाव का सबसे प्रारंभिक कदम होता है कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल, अगर राज्य में हो रहे हैं राज्य विधानमंडल के चुनाव तो राज्यपाल से, और अगर संसद सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल से सिफारिश करता है कि वो अधिसूचना जारी करें चुनाव की। तो चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग पहले सिफारिश करता है, उसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है उसकी धारा 14 के अनुसार अधिसूचना जारी की जाती है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अधिसूचना जारी करते हैं, चुनाव आयोग से सिफारिश करता है। अधिसूचना जारी होने के बाद सारा काम चुनाव आयोग का होता है, फिर राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ नहीं करना है, वही चुनाव की तिथियों का निर्धारण करेंगे, वही चुनाव से संबंधित सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। आचार संहिता को लागू करवाना उनकी जिम्मेदारी है। जो सदस्य हैं उन्होंने जो ब्यौरा दिया है वो सही है गलत है ये तय करना, ठीक है। चुनाव प्रचार कितना करना है, कैसे करना है, हथियारों नहीं ले जाना है, ये सारी जो व्यवस्था है वो चुनाव आयोग का काम है। इसलिए चुनाव आयोग का काम उस समय बहुत बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि जब चुनाव आयोग जब भारत का निर्वाचन इतने बड़े बड़े चुनाव कराता है, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के, तो क्या चुनाव आयोग को शक्तियां दी गई हैं कि वो इतने बड़े चुनाव या देश की गरिमा को बनाए रखने वाले चुनाव स्वतंत्रता पूर्वक करा सके? तो संविधान बनाने वाले बहुत होशियार थे, उन्होंने इस बात की भी व्यवस्था रखी कि निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्षता से चुनाव कर सके। वैसे हमारे देश में ईवीएम को लेके इतने सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान तो यही है कि जो चुनाव आयोग का जो गठन है वो संविधान में दिया गया है, बाकायदा भाग 15 और आर्टिकल 324 में साफ साफ मेंशन है, ठीक है। तो गठन से संबंधित प्रावधान कैसे हैं? संवैधानिक है। दूसरा, कार्यकाल फिक्स है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ध्यान रखना, 3 लोग पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पे रहेंगे और राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय पद से मुक्त कर सकता है। एक तो राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का जरूर होता है राज्यपाल का, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी पद से हटा सकता है, नियत कार्यकाल नहीं है, ठीक है। दूसरा, संघ के मंत्री व प्रधानमंत्री, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और तीसरा, भारत का महान्यायवादी, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लेकिन जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, उनका फिक्स कार्यकाल 665 और 662 का होता है।
उनको हटाने की प्रक्रिया, मतलब उनको राष्ट्रपति किसी भी तरीके से नहीं हटा सकता। उनको हटाने के लिए बाकायदा संसद में प्रक्रिया लाई जाएगी और प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की है। मतलब दोनों सदनों में आपको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाना पड़ेगा, ठीक। और एक बार जब उनकी नियुक्ति हो गई तो उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं, जैसे मतलब उनकी वेतन में कटौती कर ली जाए या उनको और भत्ते दिए जाए वो काट लिया है, तो ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो अलाभकारी हो। ये इसमें प्रावधान में मेंशन है। ओके, अब बात करते हैं सामान्य चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव में। इनमें क्या डिफरेंस होता है और उनका कार्यकाल क्या होता है। सामान्य चुनाव का मतलब होता है जब लोकसभा या विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो उनको सामान्य चुनाव कहते हैं। सामान्य चुनाव की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है। मध्यावधि चुनाव, जिसको इंग्लिश में मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं, जब राज्य विधानसभा या लोकसभा 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती है तो उसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। लेकिन यदि मध्यावधि चुनाव के बाद जिस लोकसभा या राज्य विधानसभा का गठन होता है तो उसको पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में देना है। और तीसरा है उपचुनाव, जिसको हम लोग बाई इलेक्शन बोलते हैं। जब किसी संसद या राज्य विधानसभा के सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है या वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है तो उसे एक जो सीट है वो खाली करनी पड़ती है। इस कारण से यदि या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए तो इस कारण से यदि किसी संसद सदस्य की सीट रिक्त होती है तो वहाँ पर उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव में जो कार्यकाल होता है, जो कैंडिडेट वहाँ से लड़ेगा, जीत के आएगा, उसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है। अगर 2 वर्ष बाद वो सीट रिक्त हुई है तो उसे केवल 3 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। अब बात करते हैं चुनाव सुधार से संबंधित समितियों की, कि कौन कौन सी समितियां हैं जो चुनाव सुधार से संबंधित हैं और उनमें कौन कौन सी समितियां हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली चुनाव सुधार से संबंधित 4 समितियां हैं, जिनमें सबसे पहली समिति है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थी कि मताधिकार की जो आयु 21 से 18 वर्ष की गई है वो तारकुंडे समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना, ये भी सिफारिश तारकुंडे समिति की थी। साथ ही चुनाव आयोग बहुसदस्यीय हो, यह सिफारिश भी तारकुंडे समिति की। दूसरा, दिनेश गोस्वामी समिति ने ईवीएम का प्रयोग और जो पहचान पत्र होता है जिसे हम लोग वोटर आईडी बोलते हैं, उसके संबंध में सिफारिश की थी कि जो वोट है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सहायता से किया जाए और एपिक जो होता है, इलेक्टोरल आइडेंटिफिकेशन जो होता है, वो तय किया जाना चाहिए। संधारण समिति ने उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात कही कि कैंडिडेट कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी एक योग्यता होनी चाहिए 10वीं 12वीं, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, लेकिन संविधान में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इंद्रजीत समिति, इन्होंने चुनाव खर्च का ब्यौरा करने के लिए सिफारिश की थी कि जो उम्मीदवार हैं उन्हें एक निश्चित चुनाव खर्च ही करना चाहिए, अधिक पैसे वाले चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये सिफारिशें थीं, प्रमुख चुनाव सिफारिशें। अब बात करते हैं वो कौन कौन से आधार है जिसके अनुसार किसी दल को राष्ट्रीय दल और किसी दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा या मान्यता प्राप्त होती है, जो चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। देखिए, एक से ज़्यादा मान्यताएं हैं, जो दल ये प्राप्त कर लेता है उसको उसके अकॉर्डिंग क्या है, दर्जा मिल जाता है। पहले नेशनल पार्टी के लिए लोकसभा या विधानसभाओं के विगत चुनाव में, मतलब जो लोकसभा या विधानसभाओं के जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें ये आपको याद रखना, 4 या अधिक राज्यों के कुल वैध, मतलब जो लीगल वोट्स मिले हैं, कुल वैध मतों का 6% व लोकसभा की 4 सीटें, मतलब किसी 4 या अधिक राज्यों की विधानसभाओं या लोकसभा के चुनाव में जो वैलिड वोट है उसका 6% और लोकसभा की 4 सीटें अगर किसी दल को मिली हैं तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। दूसरी क्या है, क्या उसे 4 राज्यों में जो है राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो, मतलब उसे 4 राज्यों में ये कंडीशन फॉलो कर ली हो, इसके अनुसार राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाता है। या कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें उसने जीती हो, तो कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2%, तो 2% का मतलब वर्तमान में 543 सीटों पे चुनाव होता है, तो उसके हिसाब से 11 सीट होंगी। अगर 3 या 3 से अधिक राज्यों में उसने 11 सीटें जीत ली हैं तो वो नेशनल पार्टी बनने का मान्यता उसे मिल सकती है, दर्जा उसे मिल सकता है। ओके, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कम से कम 3 राज्यों में, मतलब एक ही राज्य में 11 सीटें नहीं, कम से कम 3 और इससे ज्यादा हो सकते हैं। क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल हेतु
विधानसभा के विगत चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्लस है, मतलब साथ ही 2 विधानसभा की सीटें, मतलब उसको कुल लीगल वोट्स विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ था उसके कुल लीगल वोट्स का 6% प्लस 2 विधानसभा की सीटें मिली हूं, या दूसरी कंडीशन है 3% सीट या 3 सीटें जो राज्य में ज्यादा हो, मतलब राज्य की विधानसभा की 3% सीटें या 3 सीटें जो ज्यादा हो। जैसे सिक्किम में 3 सीटें क्या हो जाएंगी आपकी ज्यादा हो जाएंगी, और उत्तर प्रदेश में 3% सीटें ज्यादा होंगी, इनमें से जो ज्यादा हो वो माना जाएगा। फिर राज्य में लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्लस 1 लोकसभा की सीट। ये लोकसभा के बारे में मालूम कि अगर किसी पार्टी की उस राज्य में लोकसभा के चुनाव में 6% कुल वोट मिले हो और एक उसने लोकसभा की सीट जीती हो तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। और ये जो है 2011 में जोड़ा गया कि लोकसभा या विधानसभा किसी भी चुनाव में अगर उसने उस राज्य में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लिया हो तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। अब बात उठती है कि वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टी है, तो वर्तमान में 8 नेशनल पार्टी हैं, ओके, जिसमें बीजेपी, बीएसपी मायावती की पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस टीएमसी ममता बनर्जी, एनसीपी शरद पवार, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 2 हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये मार्क्सवादी है, ये 2019 में बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी मणिपुर की है ये, जिसको 2019 में 8वें राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। इसने इनमें से कौन सी बात प्राप्त की, इसमें से 2 नंबर की जो अर्हता थी उसको उसने ग्रहण किया, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा इसने प्राप्त किया। अब बात करते हैं कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा वर्तमान में 24 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। ये प्रश्न आता है क्या कभी कोई महिला भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है, तो अभी कोई भी महिला भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बनी है। हाँ, रमा देवी एक बार कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चुकी हैं, तो आपको रमा देवी का नाम भी याद रखना है। वो कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जो बाद में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े लेकिन हार गए, वो थे टीएन सेशन, जो दूसरे जब चुनाव आयोग बहुसदस्यीय हुआ था तो दूसरा जो बार 1993 में टीएन सेशन ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। इस तरीके से हमारा निर्वाचन आयोग और उससे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप